देखेंगे। तो पहले तो बोल दो कि मेरी वॉइस क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद। वॉइस क्लियर है मेरी, कोई समस्या तो नहीं? यस, ठीक है। ठीक है, देखते हैं चलो। तो लास्ट हमारी जो बात हो रही थी वातिक पैतृक कफत शोथ के बारे में, जो जरूरी बात है उसकी बात कर लेते हैं। वातिक शोथ में मैंने आपको बताया दिवा बलि, ठीक है, और शोथो नक्तम प्रणश्यति कि दिन में बलवान हो जाता है और रात्रि को उसका शमन हो जाता है। पैतृक शोथ शरीर के मध्य भाग से स्टार्ट होता है, पूर्वम मध्यात प्रसूयते, तो मध्य भाग से स्टार्ट होता है। और कफत शोथ, एक तो इसमें है कि रक्त का या पिच्छा का स्राव नहीं होता इजीली, कोई कफ है ना। और दूसरा कि ये रात्रि बलि शोथ है, रात्रि में बलवान होता है। और आपको बता रखा है कि निपीड़ितो ना उन्नमिति, कि दबाने के बाद वापस से वो पिट जो है वो भरे ना, टाइम लगे उसको भरने में, फिल होने में। तो पिटिंग एडेमा भी बोलते हैं, जो कफत शोथ होता है उसके लिए। अब आगे देखोगे, शोथ की कृत साध्यता। तो ये पॉइंट हम लोग सुश्रुत के टाइम में कुछ लोगों ने पढ़ा है, तो वहां देखा होगा, वहां भी डिस्कस किया था कि पुरुषों में प्रथम पैरों से उत्पन्न होने वाला शोथ जो है वो कृच साध्य है, चिकित्सा में मुश्किल है। और स्त्रियों में प्रथम मुख से उत्पन्न होने वाला शोथ वो कृच साध्य है। तो याद करने के लिए हमारा तरीका था कि पुरुष जो होते हैं जनरली जैसे घर से बाहर जाते ही हैं लगभग सभी लोग, है ना, तो जाना पड़ता है उनको, तो पैर मतलब ऐसे याद कर सकते हो, तो उनके पैरों में समस्या हुई तो कष्ट है मतलब। ऐसी स्त्रियां हैं तो स्त्री को सुंदरता के लिए जाना जाता है जैसा, तो उस तरह सोच लो कि मुख से अगर शोथ उत्पन्न हुआ तो वो कृत साध्य है। सुश्रुत ने सेम चीज लिख दी कि असाध्य है, कि ऐसा अगर हो तो असाध्य है, कृत साध्य की जगह। आगे देखो शोथ के उपद्रव। तो अब तक अगर हमारी बात नहीं हुई है तो जल्दी से लिख लोगे, शायद यहाँ बात नहीं हुई है इस बैच के अंदर। तो कुछ वर्ड आपको बोल रहा हूँ और उनके सामने कुछ डिजीज या कुछ कंडीशंस के नाम दूंगा, वो साथ में लिखते चले जाने हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ देख पा रहे हो सप्त को अयम, तो लिख लोगे, लिखो सप्त को अयम। उसके सामने लिख लो शोथ के उपद्रव। ये पूछा जाता है कि कहाँ आया है वर्ड सप्त को अयम, तो शोथ के 7 उपद्रव हैं, उसके लिए शब्द आया सप्त को अयम। इसी तरह नेक्स्ट लिखोगे, लिखो सप्तक गण, सप्तक गण। इसके सामने लिख लोगे कृमि, ठीक है, कृमि से संबंधित जो अध्याय है चरक विमान स्थान 7, तो वहां पर वर्ड आया है सप्तक गण। नेक्स्ट लिखोगे सप्त धातवा, यानी 7 धातुएं, यहां लिख लोगे विसर्ग, सप्त धातवा, सामने लिखो विसर्ग। नेक्स्ट लिखो सप्त द्रव्य, सप्त द्रव्य लिखेंगे कुष्ठ, सप्त द्रव्य कुष्ठ। और लास्ट लिखो सप्तक बल, लिखोगे राज्यक्षमा, राज्यक्षमा यानी ट्यूबरक्लोसिस। फिर बोल रहा हूं मैं, एक शब्द आपने देखा सप्त को अयम, ठीक है, तो सप्त को अयम शोध के लिए आया, शोध के 7 उपद्रव है उनके लिए। फिर है सप्तक गण, वो कृमि के लिए ना 7 चीजें बताई गई हैं कि कृमि कहाँ होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो वो 7 चीजें हैं, तो उनको बोला जाता है सप्तक गण, कृमि से रिलेटेड। फिर 7 धातु विसर्ग में कही गई हैं, किनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दोष है वात पित्त कफ। और हम लोग तेली राम करके वर्ड याद रखते हैं, त्वचा लसिका रक्त और मांस, तो 4 चीजें वो हो जाती हैं, तो उन 7 के लिए वर्ड आया सप्त धातु विसर्ग में। इसी तरह कुश के अंदर भी यही 7 चीजें हैं, वात पित्त कफ और तेली राम जो मैंने वर्ड कहा मान लो, तो ये चीजें 13 माल, माफ करें 13 माल करके वर्ड है, त्वचा रक्त मांस लसिका, तो वो हो जाता है। कुष्ठ के 7 द्रव्य हैं, तो वर्ड आया सप्त द्रव्याणाम, ये कुष्ठ के 7 द्रव्य हैं। इसी तरह राज्यक्षमा में डिजीज के 7 बल कहे गए हैं, 7 बल मतलब 7 लक्षण है कि भाई ये चीजें व्यक्ति को हो जाती हैं, है ना। तो राज्यक्षमा में सप्तक बल ये करके शब्द आया है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे सवाल आ चुके हैं कि इनको मैच करो, क्लियर, कि सप्तक गण किसके साथ जुड़ा हुआ है, सब धातु हुआ, तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये चीज कई बार आएगी, मैं आपसे हर बार सवाल करूंगा तो याद कर लें। तो कुल मिला के यहाँ पे शोध के 7 उपद्रव बताए गए हैं, तो याद करो चाहे मत करो, ये लिखे हुए हैं नाम: छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, सत्कोयम, 7 दौर्बल्यम, शोथो उपद्रव संग्रह। तो ऊपर की लाइन में 6 लिखे हैं और एक लिखा है शोथ नीचे, टोटल 7 हो जाता है। आचार्य सुश्रुत की अगर बात करें तो उन्होंने 7 नहीं, उन्होंने 9 उपद्रव बताए शोथ के। तो कौन से 2 एक्स्ट्रा है वो आपको पता होने चाहिए, तो कास और हिक्का। तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि चरक संहिता में आप चैप्टर जब पढ़ोगे ना, तो आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, एक मिलेगा हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय,
और एक मिलेगा काश चिकित्सा अध्याय। और जनरली हम लोग श्वास का सिक्का एक साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है, श्वास का सिक्का। तो उनमें से सिर्फ श्वास जो है वो चरक ने लिखा है, काश और हिक्का और जोड़ दो तो सुश्रुत के हो जाते हैं। नो। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट है बेटा अगला शोध जो डिस्कस कर रहे हैं ये, तो वो है कर्णमूलिका शोध। हम लोगों ने बात की थी कि मम्प्स के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से शोथ होता है, तो इसको बोलते हैं कर्णमूलिका शोथ। तो इसमें आचार्य हारित और भालू की क्या लिख रहे हैं? हारित कह रहे हैं अगर ज्वर की शुरुआत में हो ये शोथ तब तो साध्य है, मध्य में हो तो कृत साध्य है, और अंत में हो तो असाध्य है। भालू की ने बिल्कुल अपोजिट बोल दिया। तो शुरुआत में हो गया तो असाध्य है, लास्ट में हुआ तो साध्य है, मध्य में हुई कृत साध्य है। तो आप हारित वाला याद कर लो, भालू की क्योंकि पूछता है नहीं। हारित का जरूर याद रखो, भालू की उल्टा है, अगर आ जाए किसी वजह से तो लगा देना। तो शुरुआत में है तो साध्य है, और अंत में है तो असाध्य है। तो क्लियर है याद करना, आ से अंत, आ से असाध्य है, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो अंत में असाध्य है। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट शोध के अलग अलग डिवीजन बताए हैं अलग अलग तरह से। तो कह रहे हैं शोथ एक प्रकार का होता है अगर हम सिर्फ ये लक्षण कंसीडर करें कि जहां भी उठा हुआ हो मतलब वो शोथ है, उत्सेद सामान्य, ठीक है, स्वेलिंग है तो मतलब शोथ है। इस तरह एक प्रकार का। निज आगंतुक भेद से दो प्रकार का। वातिक पैतिक श्लेष्मिक भेद से तीन प्रकार का। इसी तरह सर्वगात्र यानी पूरे शरीर में होने वाला एनासार का जिसकी हम बात कर रहे थे, अर्धगाता गात्र आश्रित आधी बॉडी में हो रहा है, और अवयव आश्रित किसी एक अंग में हो रहा है, इस तरह भी तीन प्रकार का। इसके अलावा त्रिविध, तो सर्वांग या पूरी बॉडी में होने वाला, फिर अर्धांग और एकांग। तो यहाँ चाहो तो याद रख सकते हो, सवाल पूछा जाता है कि सर्वसर शोध का उल्लेख किसने किया है? तो सुश्रुत ने किया और वाग्भट ने किया है, लिखा हुआ है सर्वसर शोध यानी पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट करके होने वाला शोध। तो सुश्रुत और वाग्भट ने इसका वर्णन किया है, याद रखना जरूरी बात है। नेक्स्ट देख रहे हो त्रिविध शोध और दिए टाइप कुछ, ऊर्ध्व जत्रुगत, मध्य शरीरगत, अधोगत, ठीक है। फिर एक और डिवीजन है तीन प्रकार के में, ये बहुत जरूरी है। तो पूछते हैं किस आचार्य ने आकृति भेद से आकृति के आधार पे शोध तीन प्रकार का बताया? तो प्रथुल, उन्नत और ग्रथित। याद रखना तीनों टाइप की। तो वाग्भट ने आकृति के आधार पे शोध तीन प्रकार का, प्रथुल, उन्नत और ग्रथित, ऐसा बताया है। फिर चार प्रकार का वातिक पैतिक कफज आगंतुक, सात प्रकार का दोषों के अनुसार, एक दोषज, दुई दोषज, सन्निपातज, अष्टवेद। तो ये सारे डिवीजन सात प्लस आगंतुक। तो आपको याद कौन से रखने बेटा? मैंने आपको बताया, एक तो उत्सेद, सिर्फ लक्षण कंसिडर करो तो एक प्रकार का उत्सेद सामान्य। दूसरा, जो तीन प्रकार के आपने देखे वाग्भट के, प्रथुल, उन्नत, ग्रथित, उसको याद रखोगे आकृति के आधार पे। तीसरा, सर्वसर शोध का उल्लेख किसने किया है? तो सुश्रुत और वाग्भट ने किया है। इतना ही बस याद रखना है, भेद तो बाकी हर तरह से आए हैं तो ज्यादा उसमें जाना नहीं है। अभी यहाँ से हम लोग ऑफिशियली चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 18। तो देखोगे त्रिशोथी अध्याय। फर्स्ट कह रहे हैं कि वातिक शोथ जो होते हैं वो कार्डियक ओरिजिन से होते हैं, और रिलेट कर रहे हैं हम मॉडर्न के साथ। तो कह रहे हैं कार्डियक ओरिजिन का शोथ होता है उसको वातिक शोथ के साथ रिलेट कर सकते हैं। इन्फ्लामेटरी ओरिजिन का शोथ पैथिक शोथ के साथ, और रीनल ओरिजिन या न्यूट्रिशनल ओरिजिन का जो शोथ है उसको कफज शोथ के साथ रिलेट कर सकता है, कफज शोथ। पर ये तो हो गया। ये हो सर गया है? इसके लेक्चर दे। ये लेक्चर दिया था। चलो तो बता दो हाँ मुझे कहाँ लेक्चर। कहाँ तक हो गया है। जी सर, जो लिख रहा है ना ऊपर 20 भेद वाले तीन हैं, ये पूरा पेज नीचे तक हो गया था, इसके अगला वाला। बस बस सर बस, पीछे से अच्छा ये पेज हो गया है। आगे सर, आगे आगे सर, और थोड़ा सा आगे, और आगे, और बस ये है सर, यहाँ से वात विकार, बस यही सब। ठीक है, चलो मैं समझ गया। ना ना, चैप्टर 20 पढ़ना है कुल मिला के, ठीक है, माइक ऑफ कर लोगे, बात कर लेते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 20 है, देख लेते हैं। तो बेसिक बात क्या है अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। एक होते हैं नानात्मज विकार, एक होते हैं सामान्य विकार। सामान्य विकारों में एक दोष के अलावा बाकी दोषों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, सामान्य विकारों में बाकी दोष भी जुड़े होते हैं साथ में। लेकिन नानात्मज विकार का मतलब यह है कि शुद्ध इस दोष की वजह से होने वाली कंडीशन जहां पे बाकी दोषों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। तो सामान्य और नानात्मज। नानात्मज विकार वात की वजह से कितने होते हैं? बोलो। 80, 80। 80, पित्त की वजह से? 40। 40, और कफ की वजह से? 20। 20 बेटा, 20। ठीक है ना, ठीक है।
और रक्त की वजह से कितने होते हैं ये भी बता दो लगे हाथ। 10। 10। दस 10 दस। किसने बताया है? चारंग। चारंगर। शारंग का। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर लोगे। तो वात की वजह से 80, पित्त से 40, कफ की वजह से 20। क्योंकि वात की वजह से अकेले 80 रोग होते हैं और वातिक रोगों के लिए बस्ती जो है वो श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। तो इसीलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा भी कहते हैं, ये भी याद रखोगे, है ना, कि वो अकेला इतने सारे रोगों को दूर करने में सक्षम है। तो बस्ती को अर्ध चिकित्सा भी कहते हैं। दूसरी बात है, वात पित्त कफ से तो सभी ने बता दिया नानात्मक रोग, लेकिन आचार्य शारंगधर ने रक्त से होने वाले 10 रक्त नानात्मक रोगों का भी उल्लेख किया है। अगली जरूरी बात, लेकिन रक्त को पहली बार दोष के रूप में किसने स्वीकार किया? तो उसका जवाब है आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत। ठीक है। ठीक है। अब एक दो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, उनको समझ लोगे, फिर हम पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने शायद ये डिस्कशन हुआ होगा कि कौन से रोग हैं जो सामान्य भी होते हैं, नानात्मक भी होते हैं, जैसे वात वाले। बताएगा कोई? गिद्ध गिद्ध का ऊन रुद्र। करके हिस्से लेना आम बात। ठीक है, रुस्तम, गृहदर्शी सामान्य बात है। और और माद और इसका रुस्तम सामान्य बात है। हिक्का भी है ना, सामान्य में भी आते हैं। ठीक है, चलो, मतलब पढ़ा दिया वो पोर्शन, मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे लिए। ठीक है, तो वो सब आपने देख लिया कि कुछ रोग सामान्य भी होते हैं, साथ साथ नानात्मक भी होते हैं। तो इस तरह के भी कुछ अपवाद है, तो उनको अपना देख लेना। ठीक है। बाकी वात पित्त कफ में जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि निद्रा नाश, ठीक है, निद्रा नाश, अल्प निद्रा और अति निद्रा, ये किस किस की वजह से होते हैं? तो निद्रा नाश होता है वात की वजह से, निद्रा का कम होना वो पित्त की वजह से है, और अधिक निद्रा का आना वो कफ की वजह से है। तो ये बेसिक बात ध्यान रखोगे। अब चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ मैं ज्यादा और बात नहीं कर रहा, ये काफी सारे रोग के नाम है, आपका मन हो देख लेना। आ जाओगे आगे चैप्टर के ऊपर, तो चैप्टर नंबर 20। तो क्या है, रोग चार तरह के, वातिक पैतिक कफज आगंतुक, नहीं याद करना आपको। ये देखोगे कि रुजा के आधार पर रुक सामान्य, है ना, एक प्रकार के रुक सामान्य, जैसे आपने देखा था उत्सेद सामान्य, तो शोध एक प्रकार का था कि भाई उठा हुआ है तो शोध है। इसी तरह रुजा है तो मतलब रोग है, एक प्रकार का। प्रकृति के भेद से रोग दो प्रकार के, निज और आगंतुक। निज यानी जिसमें पहले दोष प्रकोपित बाद में डिजीज होती है। आगंतुक जहां पहले डिजीज हो जाए और बाद में दोष प्रकोपित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है अधिष्ठान भेद से रोग दो तरह के, तो शारीरिक और मानसिक। शुरुआत के चैप्टर में बात हुई होगी कि रोगों के या सुख के या दुख के अधिष्ठान दो ही होते हैं, शरीर और मन, है ना, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो अधिष्ठान भेद से रोग दो प्रकार के, शारीरिक और मानसिक। कह रहे हैं इसके बाद अगर आप प्रकृति, अधिष्ठान, लिंग, आयतन ये देखने चले जाओ, ठीक है, तो मतलब उसके आधार पर तो रोग असंख्य टाइप के हो सकते हैं। कहीं कोई लक्षण मिल रहा होगा, कहीं कोई लक्षण थोड़ा ज्यादा मिल रहा होगा, तो असंख्य भेद हो जाएंगे। निज रोगों का कारण क्या है? वात पित्त कफ आदि दोषों का वैषम्य होना। और आगंतुक रोगों का कारण नख दशन, पतन इत्यादि, यानी चोट लग जाए, नख से कोई इंजरी हो जाए, इस तरह की चीजें। निज आगंतुक रोगों के त्रिविध कारण होते हैं, वो भी जानते हो आप। असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। आगंतुक रोग तो पहले रोग होता है, बाद में दोष वैषम्य होता है। निज रोगों में प्रथम दोष वैषम्य होता है, फिर रोग होता है। तो वो सारी बातें रिपीट होंगी। आगे आ जाओगे, वात पित्त कफ के स्थान बता रखे हैं। तो बेटा जनरली हमने देखा यहाँ से सवाल वो करता नहीं है सच। जो सवाल आपसे पूछा जाता है ना, वो वाग्भट वाला जो आपको पॉइंट पढ़ाया था मैंने, वहीं से आता है कि अस्थियां जो है वात का स्थान है, लेकिन आश्रय आश्रय भाव है दोनों में। इसके बाद भी जब वात बढ़ता है तो अस्थि धातु का क्षय होता है, तो वो वाली बात याद रखना। बाकी यहाँ देख लो, अभी हमारी दोषों की बात नहीं हुई है, एक छोटी सी पीडीएफ है 1 पेज की, वो मैं आपको बता दूंगा। हम उसमें याद रखते हैं कि दोषों का स्थान क्या है, मेनली किसके अनुसार कहाँ पर है। फिलहाल यहाँ देखिए, तो वात का मेन स्थान कौन सा कह रहे हैं? पक्वाशय। पित्त का मेन स्थान आमाशय। और कफ का मेन स्थान उरहा प्रदेश। तो वात का पक्वाशय, पित्त का आमाशय और कफ का उरहा प्रदेश। इसके अलावा अगर आप आमाशय को देखोगे तो यहाँ देख पा रहे हो, पित्त में भी लिखा हुआ है, ठीक है, और कफ में देखोगे आप, यहाँ भी लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है ना, तो पित्त का तो मेन ही स्थान बता दिया, और साथ में कफ के लिए भी लिखा हुआ है, मतलब कफ भी अच्छी मात्रा में रहता है वहां, ये मतलब है कहने का, आमाशय के अंदर। तो ये चीज देखने में कॉमन आया है। बाकी श्लोक है, रटना चाहो रट लो, पढ़ना चाहो पढ़ लो, एक बार देख लेते हैं। वात का स्थान बस्ती, पुरुषाधान, कटी, सक्थिनी, पादावस्थिनी, पक्वाशय, वात स्थानानि। तत्र अपि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम। ठीक है। पित्त के लिए स्वेदो, रसो, लसिका, रुधिर, आमाशय, पित्त स्थानानि। तत्र अपि आमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। ठीक है, आमाशय विशेष रूप से पित्त का स्थान है। कफ के स्थान
उरः शिरो ग्रीवा पर्वाण्य आमाशयो मेदश्च श्लेष्म स्थानानि तत्र अपि उरो विशेषेण श्लेष्म स्थानम। तो ये देख लेना आप लोग। अच्छा, अगली चीज है कि कोई अगर पिछला बैच करता है तो कल टेस्ट है वहां पे शाम 5 बजे। ठीक है, अपना टेस्ट चेक कर लेना कि दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। टेस्ट किसका है? चरक चिकित्सा अप टू 30 प्लस सुश्रुत जो चिकित्सा पढ़ाई है वहां पे। तो इन दोनों टॉपिक का मिला के टेस्ट है। तो जिसको देना हो तो कल शाम 5 बजे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। आपके बैच का टेस्ट भी होना है क्योंकि आज चैप्टर 20 कंप्लीट हो जाएंगे। तो बोलो कब का कर दूं? परसों रख दें डेट? करेक्ट है? ठीक है, छुट्टी भी मिल गई 2 दिन की, अब तो हो जाना चाहिए परसों हर हाल में। तो परसों आपका टेस्ट है। अब मैं समय नहीं दिया करूंगा ज्यादा, मैंने पहले भी कहा था आपसे। पहले टेस्ट में टाइम दिया, अभी नहीं। तो परसों आपका अप टू 20, 10 कई बार हो चुके हैं। आगे वालों में टाइम काफी मिल गया है, तो याद हो गए होंगे, मान के चलता हूँ। आगे देखिए चलिए। कह रहे हैं, सर्व शरीर चरास्तु वात विश्लेषमाणम सर्वम शरीर कुपिता शुभ अशुभानि कुर्वन्ति प्रकृति भूता शुभान्यु उपचय बल वर्ण प्रसादानी अशुभानि पुनर्विकृतिमापन्नम विकार संज्ञकानि। क्या कहना चाह रहे हैं कि पूरे शरीर के अंदर ये वात पित्त कफ दोष जो है चरते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है। और शुभ अशुभ सारे कर्म जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब ये प्रकृति में होते हैं तो शुभ काम होते हैं सारे, जैसे शरीर का बढ़ना, बल वर्ण प्रसाद, ये सारे काम। और जब ये ठीक से नहीं होते, विकृति में होते हैं, तब क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, विकार को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो कुछ रटने वाली बात नहीं है। वात अनात्मज 80 विकार हैं, यहाँ नाम लिखे हुए हैं, तो जल्दी से नजर डाल लेते हैं। एक दो को मैं बताऊंगा, उन पे ध्यान दे लेना, बाकी पढ़ लो बस। तो पिंडिकोद्वेष्टन, गृध्रसी तो याद ही आ रहा होगा, है ना। वातज वात कफज, दो भेद है इसके, तो सामान्यज भी है और नानात्मज भी है। उरुस्तंभ भी इसी तरह देखा आपने। गुदभ्रंश शेफ स्तंभ वंक्षण आनाहा विड भेद, ये देखोगे बेटा। विड भेद इसका मतलब होता है अतिसार हो जाना या मल का फटकर निकलना। तो ये चीज जनरली पित्त के साथ हम लोग पढ़ते हैं। आप जहां भी देखोगे कैरेक्टर ये पित्त के साथ मिलेगा, लेकिन जब नानात्मक विकार की बात आई है तो इसको वात के साथ रखा है। हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? जिन लोगों ने चिकित्सा स्थान पढ़ा उनको पता होगा कि वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा चरक ने स्पेशली बताई है 2 रोगों के अंदर, 2 कंडीशन के अंदर। बताया कोई कहाँ कहाँ? एक तो अतिसार में, अतिसार में सार और मूत्र कृच और में। मूत्र कृमि में। क्लियर है? तो वहां से समझ मूत्रकृत। सकते हो, हाँ बेटा, तो वहां से समझ सकते हो कि अतिसार में, क्योंकि वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा है, यानी वात का ही मेन रोल है। तो ये वहां से रिलेट हो जाती है चीज। क्लियर? तो विड भेद देख लेना, क्योंकि ये लगता है कि पित्त का कैरेक्टर होगा। और देख लेंगे, वामनत्व, हृदय मोह, हृदय ग्रीवा स्तंभ, मन्य स्तंभ, कंठोध्वंस, कषायस्यता, मुक्षोष, आरासज्ञता, उच्च श्रुति, बाधिर्य, इस पे फोकस करना। बाधिर्य, बहरापन, ये वात की वजह से है। केश भूमि स्फुटन, ये देख लेना, केश भूमि का स्फुटन होना। तो ये लोग कई बार ऐसा होता है कि पित्त के साथ है, जितनी भी कंडीशन है ना हेयर की, तो उनमें पित्त दोष होता है। तो लोग यहाँ भी कई बार पित्त लगाने लगते हैं कि बालों की बात आई है तो ऐसा नहीं है, केश भूमि की बात है, केश की बात नहीं है। तो ये वात की वजह से है। दंडक, तम, भ्रम, ये भ्रम देख लेना, भ्रम। वेपथू, हिक्का, विषाद, अति प्रलाप, पारुष्य, आस्वप्न, देख रहे हो? आस्वप्न मतलब निद्रा ना आना, बिल्कुल। तो निद्रा नाश जो है वो वात की वजह से है। क्लियर? अनवस्थितत्वम, चित्तत्वम, चिकित्सा में कह रहे हैं आस्थापन, अनुवासन, बस्ती इत्यादि दी जाती है। ठीक है, चलो मुझे यही बता दोगे, इशिका किस क्षय के अंदर पढ़ते हो? प्रततवात रोगिणाम, क्षय पढ़ा है ना चरक के 17 नंबर चैप्टर के अंदर। किस धातु क्षय में है? मज्जा है। मज्जा क्षय, करेक्ट है बेटा। रिम्पी, भ्रम किस क्षय में पढ़ते हो? भ्रम, भ्रम, भ्रम सर, सर याद नहीं आ रहा। और कोई? मज्जाशय में। मज्जा क्षय में ही है, ठीक है। क्षय में। एक ठीक है, मंजिता, कक्ष में। मंजिता बेटा, अष्टांग संग्रह संधि स्फुटन कहाँ मिलता है? अष्टांग संग्रह मास में सर, मास क्षय में, बहुत अच्छे मास बेटा, सेल। बहुत अच्छे। ठीक है, आकांक्षा, पढ़ा है जी तब सर। पूछूंगा मैं, पढ़ा है बताओ पहले, पढ़ा हुआ है 17 चैप्टर? ठीक है। संधि शैथिल्य चरक कहाँ मिलता है? और कोई? मेद, मेद में। अस्थि में। अस्थिशय। अस्थिशय। अस्थि, ठीक है, तो अस्थि शय के अंदर है बेटा, कोई बात नहीं। शिप्रा, शिप्रा, यस सर। विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथित इंद्रिय,
ये किस क्षय का लक्षण है? विभेति, दुर्बलो, अभीक्षणम, ध्यायति, व्यथितेंद्रिय। और कोई? ओज क्षय। ओज क्षय। ओज क्षय। ज्योति, वर्णभेद, यस। वर्णभेद, वातिक शोफ, ये किस क्षय का लक्षण, मतलब कहाँ है, कहाँ पढ़ते हो? ओज व्यापन। ओजो व्यापक के अंदर। ठीक है, ठीक है ना बेटा, क्षय वाला चैप्टर देख लेना, बहुत जरूरी है। चलो एक लास्ट सवाल कर लेते हैं कि देवजिंदर, आ, किस प्रमेय पिटका का स्थान पृष्ठ और उदर प्रदेश में बताया गया है? पर नहीं याद आ रहा अभी। ये तो याद आना चाहिए था बेटा। और कोई? विंता विंता। विंता, है ना, तो नील वर्ण की होती है, पृष्ठ और उदर में नील इसका नील स्थान वर्ग। है। चलो पता है मुझे, निकाल लेते, क्वेश्चन आता था एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो माइक्स ऑफ कर लोगे, नेक्स्ट चलोगे। तो बेटा वात की चिकित्सा लिखी है, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्तियां, तो बस्तियां तो वात के लिए होते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। उपमा दी हुई है, ये भी कोई खास नहीं है। कह रहे हैं कि जिस तरह किसी वनस्पति का मूल अगर आप काट दो, जड़ से ही काट दो उसको, तो पूरा पेड़ नष्ट हो जाता है। तो वनस्पति मूले छिन्न ही, स्कंद, शाखा, प्ररोग, कुसुम, फल सब नष्ट हो जाता है। उसी तरह कह रहे हैं कि जब आप वात को जीत लेते हो ना, तो रोग फिर मूलतः नष्ट हो जाता है। आगे चलोगे। पित्त नानात्मक व्याधियां, तो अंगगंध, अंग अवदरण, शोणित क्लेद, मांस क्लेद, त्वक दहा, त्वक अवदरणम, चर्मदल, इसको देख लोगे, चर्मदल, कि चरक ने इसको पित्त नानात्मक विकार कहा है। काश्यप ने इसमें वात की प्रधानता मानी है, लिख लो चाहो तो यहीं पर, आचार्य काश्यप, चर्मदल, तो वात की प्रधानता होती है, ऐसा लिखा है इस रोग के अंदर। बाकी रक्त पित्त, कक्षा, कामला, ध्यान आ रहा होगा। बोलो पित्त नानात्मक रोग कौन कौन से? पित्त नानात्मक और सामान्य। कामला और रक्त। सर कामला और कामला और ठीक है, तो कामला और रक्त पित्त, तो वो भी याद होगा। तो कामला है तिक्त आस्यता, लोहित गंध आस्यता, तृष्णा आधिक्य, आतृप्ति, ये भी देख सकते हो आतृप्ति। तो आतृप्ति यानी कुछ भी खाया पिया उससे तृप्ति ना मिलना। ठीक है, लेकिन कफ के अंदर क्या होता है, वहां तृप्ति हो जाती है, थोड़ा ही खाया ठीक है, अच्छा हो गया काम। यहाँ आतृप्ति है पित्त में। जीवादान, शुद्ध रक्त का आना, तमा प्रवेश, है ना, अंधकार। अन्य गुण लिखे हैं, द्रवत्व, नाति स्नेह, शुक्ल अरुण वर्ज्य। स्पेशली आपको चैप्टर 1 में बताया था कि पित्त की वजह से बस शुक्ल और अरुण वर्ण नहीं होते, बाकी कोई भी वर्ण हो सकता है। ठीक है, स्वेद, क्लेद, कोथ, देख लो। कंडू, आपसे सवाल करता हूँ बाद में फिर बता नहीं पाते हो, तो कंडू पित्त के अंदर भी लिखा हुआ है। कफ का तो होता ही है मेन कैरेक्टर, याद तो वही रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पित्त में नहीं होता, पित्त के अंदर भी कंडू वर्ड आया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चिकित्सा कह रहे हैं कि भाई विरेचन जो होता है सभी उपक्रमों में प्रधान है पित्त के लिए। अगर पित्त के लिए कोई चिकित्सा करानी है तो विरेचन कराओ। नेक्स्ट आ जाओगे कफनात्मक रोग, तो तृप्ति होना, बता दिया आपको मैंने। तंद्रा, निद्रा का ठिकाना, मुख माधुर्य, बलाशक, हृदय उपलेप, कंठ उपलेप, धमनी प्रतिचय, इसको देख सकते हो, है ना। कई लोग इसको सीएडी के साथ रिलेट करते हैं, कोरोनरी आर्टरी, जो आप देखते हो ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसके साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। गलगंड, अति स्थूल्य, उदर रोग, है ना, स्किन डिसऑर्डर है। अनंत, आचार्य चरक ने अर्जुन और असन का उल्लेख किस महाकषाय में किया है? उधर। उदर प्रशमन महाकषाय, ठीक है ना, तो वो भी याद रखोगे। ठीक है बेटा, आगे देखोगे। चिकित्सा कह रहे हैं कफज रोगों के लिए कि भाई वमन जो होता है सभी उपक्रमों में प्रधान उपक्रम है कफ के लिए, देख लोगे। कंपैरिजन कैसे किया कि भिन्ने केदार से, तो बस शब्द देखोगे कि जैसे खेत के अंदर का पानी भर गया हो, तो ऐसा नहीं है कि पंखा लेके हवा करते रहोगे वहां पे, है ना। तो क्या करना है, पानी सुखाने के लिए कह रहे हैं खेत की जो डोल जो बोल देते हैं, मतलब कि उसको काट दो आप लोग, जहां से पानी जाता है। गाँव में बोलते हैं रांधा, हमारे यहाँ कुछ कि रांधा काट दिया, ऐसा करके लड़ाई वड़ाई बहुत होती है उसके चक्कर में। तो वो काट दोगे ना तो पानी एकदम बह जाता है सारा। तो वो है आसान तरीका, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, आगे देखिए। नेक्स्ट है रोगामादो परीक्षे ततो अनंतरम औषधम। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। ये पूछा जाता है कि पेशेंट आपके पास आया तो सबसे पहले परीक्षा किसकी करोगे? तो रोगम आदो परीक्षित, सबसे पहले रोग की परीक्षा करनी है, रोगी की नहीं करनी। उसका रोग देखना है। रोग सुना, उसने आगे खुद बता दिया कि सर मेरी डायग्नोसिस हो गई है, मुझे ऐसा बताया कि कैंसर है और ट्रीटमेंट नहीं है इसका, तो आपने ही पढ़ रखा है, तो आपने कहा भी मेरे पास भी नहीं है ना, इसका इलाज नहीं है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, वैद्य की वृत्तियां आपने पढ़ा था, उसमें एक गुण आपने देखा था, लास्ट वाला फोर्थ कैरेक्टर क्या देखा था? मना करना चाहिए। उपेक्षणम, है ना, मना करना।
तो उपेक्षा करनी भी आनी चाहिए कि हाँ नहीं करना इसका ट्रीटमेंट। तो वही कह रहे हैं कि रोगम परीक्षित, सबसे पहले रोग की परीक्षा करनी है, रोगी की नहीं। उसके बाद कह रहे हैं मेडिसिन करनी है। तथा कर्म भीषक पश्चात ज्ञान पूर्वक उपाचरित, कि उसके बाद अपने ज्ञान के अनुसार चिकित्सा करो। नेक्स्ट है यस्तु रोग विशेषज्ञ सर्व भेषज कोविदा देश काल प्रमाणज्ञ तस्य सिद्धिराशंशयम, कि जो चिकित्सक रोग को जानता है, सारी मेडिसिन जानता है, देश काल सबको जानता है, तो उसकी सिद्धि में कोई संशय नहीं है, मतलब वो सफल होगा। तो मेन बात क्या याद रखनी है, रोगा माधो परीक्षित किस चैप्टर में कहा गया है? तो चैप्टर नंबर 20। ये सब वही दोबारा पेज लगा हुआ है, तो ये सारी बात हो गई है हमारी। ठीक है, आगे आ जाओ चैप्टर नंबर 21। ठीक, तो टेस्ट आपका तैयार हो गया बेटा चैप्टर 20 तक, तो रेडी हो जाओगे। मेहनत कहाँ करोगे फिर बता दे रहा हूँ मैं। शुरुआत के 4 चैप्टर में मेहनत कर लेना, शुरुआत के 4 चैप्टर के अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर, 6 के अंदर, 7 के अंदर कुछ गिनती की चीजें हैं जो मेन मेन वर्ड आपको बताए हैं, कि कहीं टेबल है जैसे, उस टेबल के साथ कौन कौन सी टेबल जुड़ी हुई है वो, ठीक है, उतने पे फोकस करना है बस। फिर सीधा लास्ट में आ जाना, अपने लास्ट की जो 3-4 चैप्टर आपने पढ़े, रोग के भेद थे जहाँ शोध के बारे में बात थी, प्रमेय पिटकाएं, क्षय वृद्धि, ठीक है, तो इनको देख लेना, ये मेन चीज है आपकी। ठीक है, एक चैप्टर मान लो वो 11-12 नंबर चैप्टर वो भी जरूरी है, उनको देख लेना, बाकी याद रह जाता है, इतनी बार पढ़ लोगे उनको। आगे चलो, चैप्टर नंबर 21, चैप्टर का नाम है अष्ट निंदित्य अध्याय। तो पहला ही सवाल पूछा जाता है कि निंदित क्यों कहे गए, मतलब कि इनकी निंदा करनी चाहिए क्या? कह रहे नहीं, ये चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से निंदित है ना। कि निंदित कैसे, मतलब कि वो जो कंपनी ये ऐड बना देती है कि फेयर एंड लवली, है ना, कोई मान लो वेस्ट इंडीज का व्यक्ति है, नाइजीरिया का व्यक्ति है, तो वो सोचने लगे कि अभी जो है मुझे गोरा रंग मिल जाए। तो गोरा रंग कह रहे हैं अच्छा बेकार नहीं होता, वो आपको नेचुरल एडेप्टेशन है आपकी बॉडी के कुछ, तो उनको ये नहीं आप चेंज करने की कोशिश करोगे बिना मतलब के, है ना। तो हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, वो वैसे ही रहने वाली है। ठीक, तो अष्ट निंदित आए हैं। काश्यप देख रहे हो, काश्यप ने 10 निंदित पुरुष बताए हैं। तो क्या आंसर हुआ जो मैंने कहा कि क्यों निंदित है? चिकित्सा की दृष्टि से निंदित है। क्लियर? काश्यप ने 10 निंदित बताए हैं। कौन कौन से? अत्यंत गौर, अत्यंत कृष्ण, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति कृश, अति स्थूल, अति लोमश, आलोमश, और लास्ट में एक अति मृदु, अति कठिन। तो ये वाले जो है अति मृदु अति कठिन, ये काश्यप के हैं स्पेशली। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा होगा कि कोई बहुत गोरा हो, है ना, जैसे ब्रिटिशर्स होते हैं, या कोई अत्यंत कृष्ण हो, कि उनमें चिकित्सा नहीं करनी है। अति दीर्घ अति ह्रस्व, मान लो खली है, खली कहे मैं ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाऊंगा, अभी कम कर लूंगा हाइट वाइट अपनी कुछ, तो कुछ नहीं होने वाला। अति क्रश अति स्थूल, कोई बहुत ही क्रश है, कई लोग होते हैं ऐसे बिल्कुल। वो है साउथ का एक हीरो, क्या नाम है, धनुष, तो वो कितना क्या नहीं खा पी सकता होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना, अति क्रश अति स्थूल। फिर अति लोमश आलोमश, अनिल कपूर, है ना, राकेश रोशन। तो ये चीज होगी अति मृदु अति कठिन। तो ये लोग भी कह रहे हैं जिनमें जैसे मान लो कुछ कंजेनाइटल कंडीशन होती है, आपको मैंने बताया है, अगर यहाँ कठिन के साथ देखना चाहो। चलो बोलो, आपको एक कंडीशन बताई होगी जिसमें बॉडी के सिक्रीशंस जो है वो लगभग नहीं होते, बहुत ज्यादा स्केलिंग होती है, कोई कंडीशन बताइए। यूरोप एक यूरोप से, टेल मी ना। सिक्का जीरो। गोजरा एक सिंड्रोम। सिंड्रोम, सिरोसिस जॉगरन सिंड्रोम। अच्छी बात जो है ना। जोगरेन तो ठीक सिंड्रोम, है बेटा, सिक्का सिंड्रोम। ठीक है ना। तो जोगरेन सिंड्रोम मेनली जैसे बता रहे ना, तो वो चीज याद रखोगे, तो वहां ऐसी चीज हो जाती है कि स्किन बहुत ड्राई जैसी, कठिन जैसी हो जाती है। खैर, आगे देखते हैं। सुश्रुत कह रहे हैं, अब देखो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया कि भाई इसके अंदर 10 निंदित है, 8 निंदित है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन बाकी की तो चिकित्सा की बात ही नहीं आएगी, लेकिन 2 कंडीशन ऐसी हैं जो रोगी आपके पास आएंगे इन जनरल, और उसका ट्रीटमेंट भी आप करने की कोशिश करते हो। वो क्या है? एक है स्थूलता, और एक है कार्श्यता। बहुत पतले लोग और बहुत मोटे लोग, वो दोनों चिकित्सा के लिए आएंगे, तो उसी के बारे में मेनली हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सुश्रुत कह रहे हैं कि भाई रस के ऊपर डिपेंड करता है कि स्थूलता होगी या कृशता होगी। रस निमित्तमेव स्थूल्य कार्शन। चरकने का आहार और निद्रा दोनों पर डिपेंड करता है, हम भोजन क्या कर रहे हैं और निद्रा कैसे लेते हैं। सुश्रुत ने व्यायाम को श्रेष्ठ स्थूल्यापहम कहा। स्थूलता को दूर करने में व्यायाम करना है, खाने को नहीं पूछना कि क्या खा लो वजन कम करने के लिए। चरक अपतर्पण कहा 3 तरह का, क्योंकि चिकित्सा यहाँ क्या होने वाली है, अपतर्पण। जो स्थूल लोग हैं, आपको पहले ही बता रखा है, बोलो स्थूल में कैसी चिकित्सा होती है कर्षण करने के लिए? गुरु अवतरण। गुरु अवतर्पण। गुरु अवतर्पण। अवतरण। गुरु और कृष अवतरण। में? गुरु अवतर्पण जैसे लघु संतर्पण। लघु और लघु लघु संतर्पण। 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 क्लियर है? तो अब उसी के रेफरेंस में बात होगी। तो अवतर्पण कहने 3 तरह का होता है, लंघन, लंघन पाचन और दोषावसेचन। एक लंघन है, एक लंघन के साथ कह रहे हैं पाचन भी कराओ, ये चीज होती है, और एक होता है दोष अवसेचन, कि दोषों को खींच के बाहर निकाल दिया, कि कफ की वजह से हो रहा है, कफ को निकाल दिया वमन करा के। ठीक, चरक ने लंघन 10 प्रकार के बताए, याद रखना। अवतर्पण का एक प्रकार है लंघन, ठीक है।
और वो लंघन 10 प्रकार का है। अब तर्पण 3 तरह का है, नाम में ही छिपा हुआ आंसर। अब तर्पण जैसे लिखना शुरू करते हो ना तो 3 बनाना पड़ता है शुरू में, तो अब तर्पण 3 प्रकार का है, लेकिन लंघन 10 प्रकार का है। अभी पढ़ेंगे कौन से 10 प्रकार है। वाग्भट का लंघन 2 प्रकार का कह रहे हैं, वाग्भट लंघन 2 प्रकार का मानते हैं, ये भी देखेंगे। एक मिनट, अगले पेज पे आ जाओ पहले, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ का मैटर अगले पेज पे आ गया फिर, तो यहाँ छोड़ो हल्का सा, अगले पेज पे आ जाओ। ये देखो, ये वाग्भट का लंघन है 2 प्रकार का, अगले पेज पे जो लिखा है, एक है शोधन और एक है शमन। तो वाग्भट लंघन 2 प्रकार का, अवतर्पण नहीं, लंघन 2 प्रकार का, एक शोधन और एक शमन। शोधन जानते हो 5 प्रकार का होता है ना, शोधन 5 तरह का। और शमन चिकित्सा कह रहे हैं कि चरक वाले 6 और साथ में दीपन। अब चरक वाले 6 कौन से हैं, वो मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, श्लोक आएगा उसमें आपको दिखा दूंगा कौन से 6। फिलहाल याद रखो कि वाग्भट लंघन 2 तरह के, शोधन और शमन। शोधन 5 और शमन 7। 7 कैसे, एक दीपन याद रख लो प्लस चरक वाले 6, ऐसा करके दीपन और चरक वाले 6। हारित देख रहे हो, हारित ने लंघन 3 प्रकार के भी बताया और 6 प्रकार के भी बताया, आपको रटने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखे हुए हैं, मेरे हिसाब से मत देखो, सिर्फ नंबर याद रख लो कि हारित लंघन के 3 और 6 भेद बताए हैं। ठीक है, अब वापस आ जाओ जरा जहां पढ़ रहे थे, आगे देख रहे हैं। तत्र अति स्थूल कृषि और भूया खा अपरे निंदित विशेषा, कह रहे हैं इन सारे जो निंदित लोग हैं, स्पेशली इनमें भी स्थूल और कृष वाले जो है विशेष रूप से निंदित हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से कहने का मतलब ये हो सकता है कि इन्हीं की चिकित्सा की हम बात करते हैं, बाकी लोग तो आएंगे ही नहीं आपके पास। तो स्थूल और कृश ये विशेष रूप से निंदित है। यहाँ लिखा है अति स्थूल के शरीर में 8 दोष होते हैं, नंबर याद रखना, अति स्थूल व्यक्ति के शरीर में कितने दोष हैं, तो 8 दोष हैं। कौन कौन से, आयुषो ह्रास, मतलब आयु जल्दी खत्म हो जाती है उनकी, जवा क्रोध, बहुत बहुत जरूरी, इसका मतलब है उत्साह हानि, लिख लो इसका मतलब है, ये पूछा जा चुका है, उत्साह हानि। कुछ भी कहोगे कि चलो वहां तक चल रहे हैं, अरे नहीं, आराम करने दो, ये वाली बात। तो जवा क्रोध, ठीक है, कृच्छ व्यवहायता, दुर्बल्यता, दुर्गंधता, स्वेदा बाधा, शुद्धति अति मात्रम, पिपासा चाहती, तो बाकी नहीं, एक ये जवा क्रोध याद रखना स्पेशली, कि उत्साह की हानि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अति स्थूल व्यक्ति के शरीर में दोष क्या है या धातुएं क्या है जिनका इन्वॉल्वमेंट है, कह रहे हैं मेद का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन मेधसा आवृत मार्गत्वाद वायु कोष्ठे विशेषता, ये खास बात है कि स्थूल व्यक्ति के शरीर के अंदर मेद तो बड़ा ही होता है, लेकिन साथ साथ वायु भी बड़ी होती है, तो आवरणवाद का संबंध है यहाँ पे। ठीक है, तो अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि अरे हमें वजन कम करने के लिए किसी ने आयुर्वेद में बताया कि तुम नींबू का पानी पी लो या फिर ये चीज खा लो, हम वो तो कर रहे थे और हमारे दर्द हो रहा है, अभी वजन तो हमने कम कर लिया 2-4 किलो, है ना। आज ही मेरा, एक्चुअली हमारे यहाँ घर में जिम है एक, तो हमारा जिम वाला जो ट्रेनर है, तो उसको किसी ने बता दिया होगा, सुबह सुबह वो यही काम कर रहा है आजकल कि शहद मिला रहा है और नींबू और बाकी ये सब चीजें, जितनी भी मसाले होते हैं घर में, तो वो सब करके पी रहा है, मुझे बता रहा है कि भैया मैंने ऐसा वेट कम कर लिया, लेकिन कह रहा है कि दर्द हो रहा है इससे मुझे। ठीक है ना, तो क्यों दर्द हो रहा है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि वायु का शमन करना जरूरी है, या फिर लोग क्या, वो कुछ खा नहीं रहा है, उसकी हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, वो कुछ खा भी नहीं रहा है, बोल रहा है इस बार अब तो काफी दिन हो गए मैं लगभग खा नहीं रहा हूँ, कि खाना ही नहीं खाया लगभग, छोटा मोटा कुछ खा लेता हूँ दिन भर में। तो होता क्या है कि जिसके शरीर में अग्नि बढ़ी है, मेद तो बढ़ा ही है, वायु भी बढ़ी हुई है, आप ऊपर से खा नहीं रहे हो, धातु क्षय हो रहा है और वायु बढ़ रही है, तो क्या होगा, पेन होने लगता है। बात समझ में आई। तो ध्यान रखना, जब मेद घटाने की कोशिश करोगे, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वायु का भी शमन करते रहना है ना, ऐसी चीजें देनी है जो कफ को ना बढ़ाए लेकिन वायु का भी शमन करे। ठीक है, जैसे मान लो तेल ही है, तो याद रखोगे मेद आवृतवात इन दोनों का संबंध है। उपद्रव करो विशेषाद अग्निर्मारुतो, कह रहे हैं जो उपद्रव होते हैं स्थूल व्यक्ति के शरीर में वो किसके होते हैं, अग्नि और वायु के, ध्यान रखना उनकी अग्नि भी बड़ी होती है, वायु अग्नि को खूब बढ़ा देती है, तो उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, इसीलिए हम गुरु भोजन देते हैं कि भूख लग रही है कोई बात नहीं, कि आप ये खाओ हैवी चीजें। ठीक, फिर कह रहे हैं बड़ी अग्नि जो है उसी तरह व्यक्ति को नष्ट कर देती है जैसे वन दावो, मतलब दावानल, बताया होगा मतलब इसका आपको, पीछे शायद बात हुई थी, क्या मतलब होता है बोलो। जंगल में लगी वन आग। में आप लगे आग। जंगल की जंगल वाली ठीक आग। है, तो जंगल में लगी आग तो बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। मेदो मांस अतिवृद्धत्वाच, चल स्फिग उदर स्तना, कि मेद मांस इनकी अधिक वृद्धि हो जाती है ना, स्फिग उदर प्रदेश चलते समय हिलते हैं। नेक्स्ट है अतिक्रश, व्यक्ति का निदान। तो व्यक्ति क्रश क्यों होता है, क्रिया अति योग, कि ज्यादा मेहनत कर रहा है। स्नान का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी, याद रखना, स्नान अभ्यास से व्यक्ति क्रश होता है, लेकिन स्नान क्या करता है, वो ब्रंगण कराने वाला है। ब्राह्मण करा।
ठीक है, तो सामने लिख लो। स्नान ब्रह्मण कराता है, जबकि स्नान का अभ्यास ये क्रश करता है। क्यों? लगातार पड़े हुए हो पूल के अंदर। सोचो वो, देखा है हरिद्वार वगैरह में सिक्के बीनने वाले जो होते हैं, पानी में फेंक के मारो तुरंत कूद जाते हैं वो। तो वो कहाँ मोटे होंगे बेचारे, इतना पूरा स्विमिंग करते रहते हैं वहां पर। तो स्नान का अभ्यास, प्रकृति जरा ओल्ड एज हो गई तब भी क्रश हो जाते हैं लोग अक्सर। और क्रोध, कि गुस्सा आया, मम्मी ने क्या बनाया था, भले ही कितना फेवरेट था, रखा छोड़ दिया, नहीं खाया, तो क्रश ही हो जाने वाले हो। आ गया जो चिकित्सा, तो स्थूल के अंदर कर्षण कराना है गुरु अवतर्पण से, क्रश के अंदर भ्रंगण कराना है लघु संतर्पण से। क्रश व्यक्ति में कौन से रोग होते हैं? क्योंकि शरीर में वात बढ़ा हुआ है, तो वात वाले ही रोग होते हैं। प्लीहा, काश, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्श, उदर रोग। कृशम प्रायो अभिधावंती रोगाश्च ग्रहणीकता। ये बहुत बहुत जरूरी बात है, इसको स्पेशली याद रखोगे कि कृश व्यक्ति को जनरली ग्रहणी के विकार होता है। ये बात स्पेशली याद रखना। ग्रहणी विकार किसको होता है? तो कृश व्यक्ति को। और एक ये अर्श स्पेशली याद रखना, अर्श भी कृश लोगों को ज्यादा होता है। नेक्स्ट है अति कृश व्यक्ति कैसा होता है? तो शुष्क स्फिग उदर ग्रीवा, धमनी जाल संतता, धमनी का जाल दिखाई दे रहा है, स्फिग प्रदेश, उदर प्रदेश, ग्रीवा सब शुष्क हो गए हैं। त्वग अस्थि शेषवती कृशा, स्थूल पर्व नरोमता। तो त्वचा और अस्थियां ही दिखाई देती हैं, लोग कहते हैं कंकाल चला आ रहा है ना। और अधिक, ठीक है चलो, ठीक है चलो, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का टाइम हुआ, 10 मिनट वापस आओ और अपना भैसेज कंटिन्यू करते हैं जहाँ चल रहा था हमारा। थैंक यू। याद करके आना, सुनूंगा जो पीछे पढ़ाया था आपको, बहुत सारी चीजें रटने वाली दिखाई दी, तो सब याद करके आना। 10 मिनट वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। टेस्ट परसों है आपका, परसों क्लास के टाइम पे। थैंक यू।